नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो कोन, हॉलो कोन। सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ये दिख रहा है ना आपको? देखो सबसे पहले एक कोन है हमारे पास, एंड दिस इज बेस सर्कल ऑफ कोन। यहां से एक सेंटर एक्सेस में डाल रहा हूं, मेरे साथ आप लोग भी ड्रॉ करो। और ये है इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ बेस सर्कल आर, और टोटल हाइट इसकी क्या है, कैपिटल एच। दिस इज द हाइट ऑफ कोन। फिर क्लियर है? तो हम लोग क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले उसका एलिमेंटल मास चूज किया करते थे। एलिमेंटल मास चूज करते थे। यहां पर एलिमेंटल मास हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने यहां से देखो, एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क सेलेक्ट कर ली, और डिस्क की थिकनेस क्या थी, dx। ये समझ में आ गया? इसकी थिकनेस क्या थी, dx। तो ये डिस्क बनेगी एक। हॉलो कोन है तो यहां पर क्या होगा, ये सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल। तो हॉलो कोन में यहां पर एक सर्कल बनेगा, सर्कुलर एक रिंग टाइप से, इस टाइप से, है ना। इसका रेडियस मैंने मान लिया कितना, r। ठीक, थिकनेस dx है, यहां से x डिस्टेंस पर है। x हमने लिया है अलोंग द स्लैंट हाइट। x हमने कहा लिया है, अलोंग द स्लैंट हाइट। इस छोटे से रिंग की रेडियस है हमारी r, स्मॉल r, और इसकी विड्थ कितनी है, थिकनेस dx। करेक्ट। अब उसके बाद देखो यहां पर हम क्या करते थे, सबसे पहले इसका मास लिखेंगे, dm। तो यहां पर मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, ये क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट, टोटल मास ऑफ कोन इज कैपिटल M। तो यहां से मास पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि इस कोन का मास पूरा का पूरा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस एरिया पर। तो यहां पर इसका सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई RL बोलो, यस। तो L क्या है, ये स्लैंट हाइट। L क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। फिगर में देख के बताओ मुझे, स्लैंट हाइट हमारी क्या यही होगी, √r² प्लस h²। ये होगी कि नहीं, स्लैंट हाइट हमारी क्या होगी, √r² प्लस h² इनटू, अब एरिया ऑफ मुझे रिंग फाइंड आउट करना है, तो रिंग की लेंथ कितनी है, 2πr, और उसकी थिकनेस क्या है हमारी, dx। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ, ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। करेक्ट। तो ये हमारा मास आ गया रिंग का, पाई से पाई कैंसिल आउट करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर r, स्मॉल r जो दिख रही है आपको, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। और यहाँ पर x के साथ इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाद में। तो x के रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ पे x वेरिएबल होना चाहिए।
तो आर को सबसे पहले एक्स के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी आर को हम क्या लिख सकते हैं? दिस आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एक्स बाई एल। बोलो, क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? आर बाई आर इक्वल्स टू एक्स बाई एल। एल की वैल्यू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमने इस आर की वैल्यू पुट करी और डी एम हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम अपॉन आर। एल की वैल्यू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर मैं पहले आर की वैल्यू रख रहा हूं। आर की वैल्यू हमारी क्या होगी? कैपिटल आर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट, यस, आर की वैल्यू क्या होगी हमारी? यहां से देखो, आर एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये एल दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आएगी बात? अंडर रूट यहां से हट गया, स्क्वायर कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ एम, आर की वैल्यू हमने पुट करी ये पूरी, और बाद में क्या आ गया? dx। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया dm इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये आ गया। अब इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, तो अब यहाँ पर हमको मालूम है फॉर्मूला हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का। फॉर अ कंटीन्यूअस मास कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हॉलो कोन, ये क्या हो जाएगा? YC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन dm इंटू y। तो यहाँ पर 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन dm की वैल्यू क्या है हमारी? ट्वाइस ऑफ कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब यहाँ पर y हमारा क्या होगा? अब ये पॉइंट है, y क्या होगा? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास। यस, तो ऊपर से यहाँ डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रही है इस रिंग तक, वही होगा क्या y हमारा? इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या ये होगा y? दिस इज y। यस, तो अब मुझे y कैलकुलेट करना पड़ेगा x के टर्म्स में, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। बोलो, तो यहाँ पे देखो y सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, y को हम क्या लिख सकते हैं? y अपॉन कैपिटल H इज इक्वल्स टू x अपॉन l, और l की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2। करेक्ट। तो यहाँ पे अब हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा x इंटू एच अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा बाहर देखो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो ये इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये x और ये दोनों x मिलके क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। यस, इंटीग्रेशन की लिमिट बताएगा कोई? इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? 0 टू r। पक्का? देखो जरा ठीक बोल रहे हो आप लोग कि नहीं? 0 टू r ही होगी,
जरा मुझे बताओ, x की लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है। x हमारा ये 0 पर है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को मान लो ओरिजिन ओ, तो यहां से लेके मुझे यहां तक वेरी करेगा, तो 0 टू l वेरी करेगा कि 0 टू r वेरी करेगा? l वेरी करेगा। तो यहाँ x की लिमिट हमारी 0 टू l, l की वैल्यू क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2h अपॉन, अभी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर देखो x क्यूब अपॉन 3 बचेगा, तो 1/3 को पहले बाहर निकाल रहा हूं मैं, इनटू x क्यूब। x की जगह अब मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो लिमिट हमारी क्या है? अपर लिमिट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की होल पावर 3, तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2। यस, समझ में आया ये कि नहीं? तो यहाँ जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन ऊपर क्या बनेगा? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की पावर 3/2। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल आउट हो गया, बोलो। तो हमारा बच क्या गया आखिरी में? 2h/3। तो ये हमारा आ गया YC। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो हमको ये पता चल गया कि ऊपर जो वर्टेक्स है हमारी O, जो O पॉइंट आपको दिख रहा है, इस O पॉइंट से कितने डिस्टेंस नीचे हमारा सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा? 2h/3। कितना मिल जाएगा? 2h/3। देखो फिगर में भी मार्क कर रहा हूं। देखो यहाँ कहीं नीचे मास ज्यादा है, तो यही सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट पे कहीं होगा, बोलो। अच्छा, ऊपर से डिस्टेंस हमारी कितनी है? 2h/3। तो नीचे बेस सर्कल से यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h/3। करेक्ट? ये क्लियर है पॉइंट? नोट कर लिया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, सर यहाँ पर मुझे लिमिट समझ में नहीं आई? यस, हाँ, लिमिट समझ में नहीं आई। लिमिट देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, और x जब हम 0 करेंगे तो ऊपर वर्टेक्स का जो O पॉइंट है वहां पॉइंट 1 बनेगा, और जो हमारी जो रिंग है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी O पॉइंट पे, पॉइंट साइज की हो जाएगी। और x हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? L से ज्यादा कर नहीं सकते, बोलो। और L से अगर कम रहा तो पूरा का पूरा कोन कवर होगा नहीं, यस और नो? तो L समझ रहे हैं ना क्या है? L स्लैंट हाइट ना, तो L से अगर हम कम करेंगे तो पूरा का पूरा कोन कवर होगा नहीं, और अगर ज्यादा कर दिया, ज्यादा हम कर नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट हमारी L तक की है। ठीक है, तो वहां से हमारी ये लिमिट आ गई 0 टू L। L का मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? यस। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास of a uniform solid cone. Center of mass of a uniform solid cone. Center of mass of a uniform solid cone. देखो यहाँ पर भी हम सेम चीज, अब पहले हमने हॉलो कोन बनाई थी, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक सॉलिड कोन। ये क्या है? हमारी एक कोन, ये बेस सर्कल, और यहां से इसकी ये जो रेडियस है क्या है? ठीक है, ये है इसकी हाइट, टोटल हाइट ऑफ कोन।
और यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये है मेरा ऊपर वाला पॉइंट O। मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे यहाँ से हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो नीचे से H में से माइनस करेंगे तो नीचे से हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, करेक्ट। जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में ये देखा था, लास्ट डेरिवेशन में ये देखा था कि यहाँ पर बीच में से अगर एक स्लाइस कट करेंगे तो उसमें रिंग मिल रही थी, वैसे ही ये सॉलिड है तो यहाँ क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी, करेक्ट। यहाँ पे क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट कैसे चूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमने एलिमेंट चूज किया, ये एलिमेंट चूज किया, ये क्या होगी, एक डिस्क, ये क्या होगी, डिस्क, और ये डिस्क का, ये सर्कुलर डिस्क, और यहाँ पर डिस्क का ये रेडियस, ये कितना है, स्मॉल आर, करेक्ट। और साथ में एक चीज और बता दूं, अब हमने क्या किया है, वेरिएबल हम थोड़ा चेंज करेंगे। पहले जो वेरिएबल हम अलोंग द स्लैंट हाइट ले रहे थे, अब हमने वेरिएबल कुछ नहीं, सीधे सीधे y ले लिया। ऊपर वर्टेक्स से इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, रिंग के सेंटर की y, और इसकी थिकनेस क्या थी, dy। थिकनेस क्या है, इस डिस्क की थिकनेस हमारी है dy, और ऊपर से डिस्टेंस कितना है इसका, y। तो y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की एक डिस्क हमने सेलेक्ट कर ली, और इस डिस्क का मुझे अब लिखना है मास, ठीक। टोटल मास इसका कितना है, टोटल मास कितना है इसका, कैपिटल है, करेक्ट। दिस इज द मास ऑफ सॉलिड कोन। अब हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क क्या हो जाएगा उसका मास, dm इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इट्स वॉल्यूम, बोलो, उसके वॉल्यूम में पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क, डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू dy, बोलो बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस, पाई आर स्क्वायर इंटू dy। अब यहाँ पर फिर से एक समस्या आ गई, ये जो स्मॉल r दिख रहा है ये है हमारा वेरिएबल, और जबकि इंटीग्रेशन हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो r को मुझे चेंज करना पड़ेगा y के टर्म्स में। फिर से हम किसकी मदद लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा r क्या हो जाएगा, दिस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू दिस y अपॉन h। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू y अपॉन h। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो dm हमारा हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 कैपिटल M अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट यहीं कर दो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर h, और आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बोलो, इंटू dy इंटू dy। आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया आर स्क्वायर की जगह इंटू ये dy आ गया, समझ आ रहा है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया हमारा एच क्यूब, तो dm हमारा कितना हो गया, 3 कैपिटल M अपॉन एच क्यूब वाई स्क्वायर इंटू dy, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन।
तो सेंटर ऑफ मास कोन का हमारा क्या हो जाएगा, YC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन dm इंटू y, 1 अपॉन कैपिटल M dm की वैल्यू क्या है हमारी 3 कैपिटल M अपॉन h क्यूब y स्क्वायर इंटू dy, यही होगा। और एक y और है हमारा इंटू y, m से ये m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास बच गया 3 अपॉन h क्यूब बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ हो गया हमारा y क्यूब इंटू डी वाई इंटीग्रेशन y क्यूब इंटू, अब हमारा y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताओ जरा, लिमिट 0 टू h, 0 टू कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन y टू द पावर 4 अपॉन 4, बोलो y टू द पावर 4 अपॉन 4, तो y टू द पावर 4 अपॉन 4 यानी कि y की जगह मैं क्या रखूंगा h, तो h की पावर 4 अपॉन 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारे पास 3h/4, ये हमारा आ गया YC फ्रॉम द पॉइंट O, ये हमारा आ गया YC फ्रॉम पॉइंट O। तो नीचे से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, बोलो बॉटम सर्कल से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास होगा सपोज ये होगा, ठीक है, ये हमारा क्या सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की h/4, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब ये जो आपके स्टैंडर्ड शेप थे उन सभी के आपको क्या पता चल गया, सेंटर ऑफ मास पता चल गया, क्या क्या चीजों के सेंटर ऑफ मास हमको पता चला, एक तो हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हाफ हॉलो हेमिस्फेयर, एक सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है, उसके बाद हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन, इतने के हमको क्या पता चल गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन से क्या होता है कि सीधे सीधे कॉम्बिनेशन ऑफ इन्हीं के दो कॉम्बिनेशन का एक सॉलिड पार्ट बना देते हैं और बोलते हैं बताओ भाई इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग नोट करो, क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, find the center of mass of a uniformly dense object consists of a hemisphere joined at the base of a cone as shown in figure, देखो फिगर क्या है हमारा, एक कोन है, और इसके बेस पे एक हेमिस्फेयर
वो ज्वाइन कर दिया। फिगर समझ में आया? तो ये सब कुछ हमारी एक्सेस हो गई, दिस इज एक्स एक्सेस, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है वाई एक्सेस। और इसमें कुछ आपको चीजें गिवन हैं फिगर में, जैसे कि हाइट, इसकी हाइट क्या है 3r, 3r। r क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, r क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज r, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कहां पर होगा, कहां पर होगा, इसके बेस सर्कल से h/4 डिस्टेंस पे, और h हमारा क्या है 3r, 3r/4 डिस्टेंस पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, यस और नो? यहां से सपोज ये ओरिजिन है ना, अभी ओरिजिन से ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, सपोज मैंने इसको बोल दिया C1, और यहां से इसके नीचे इसका हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होगा, बोलो, इसको मैंने बोल दिया C2, करेक्ट। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट सिस्टम हो गया, बोलो। और 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट सिस्टम में हम कैसे फाइंड आउट किया करते थे, ये बताने की जरूरत है क्या आपको? तो करो फाइंड आउट, करिए फाइंड आउट, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इस बॉडी क्या होगा? OC1 कितना होगा, OC1 कितना होगा बोलो जरा। C1 पॉइंट हमारा O पॉइंट से कितना डिस्टेंस ऊपर होगा, 3r/4। C1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, और C2 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर कितना दूर होता है, 3r/8, 3r/8, पेज पलट के देखो मिलेगा, लास्ट टर्न पे हमने किया था, ठीक है। तो यहां से OC1 हमारी कितनी हो जाएगी, 3r/4, और OC2 ये कितना हो जाएगा, 3r/8। अब यहाँ पे उसने एक चीज और बोला है, इसका मास और नीचे वाले का मास, ये और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसका मास मान लिया कितना, m1, और इसका मास मैंने मान लिया m2। एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्मली डेंस स्ट्रक्चर है, तो इसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मास, बोलो, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कोन का वॉल्यूम लिखूंगा और इसका वॉल्यूम लिखूंगा, देखो। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि V1 लिख रहा हूं, कितना आएगा 1/3πr², h क्या है 3r, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा πr²। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V2 हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर,
क्या होता है 2/3 बाई आर क्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पाई आर क्यू को मान लेता हूं क्या एम, एम मानो कि 3m मानो, 3m मान लेता हूं। बोलो मेरी, तो 3m मानूंगा तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2m बचेगा। ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वॉल्यूम V1 है, यानी कि M1 को मैंने क्या मान लिया, M1 को मैंने मान लिया 3m कैपिटल M। तो M2 हमारा कितना हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे मैं 3m पुट करूंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m बचेगा। ये समझ में आई बात, आ गई? यस। तो अब क्या है, अब हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस आपको पता चल गई। यस, C1 C2 के डिस्टेंस। अब देखो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्या किया था, 2 मास होते थे हमारे M1 और M2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती थी L, और M1 से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सपोज ये एक पॉइंट है, ये M1, और यहाँ से दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया, इसका मास कितना है M2, और सपोज यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है L। तो सपोज यहाँ से सेंटर ऑफ मास ये है, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास, और इसकी डिस्टेंस क्या है M1 से x, क्या है x। तो x को हम क्या लिखते थे, x इज इक्वल्स टू M2L अपॉन M1 प्लस M2। तो ऐसे ही यहाँ पे M1 आप मान लो इस कोन को, और M2 मान लो आप किसको, स्फीयर को। तो C1 से डिस्टेंस पता चल जाएगा उसका, बोलो C1 से आ जाएगा कि नहीं, M1 हमारा कहाँ रखा है, C1 पे तो रखा है, तो C1 से उसकी डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी विल बी x डिस्टेंस फ्रॉम C1, x डिस्टेंस फ्रॉम C1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम, अब M1 और M2 की वैल्यू पुट करो। M2 हमारा कितना है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल M इनटू L। L कितना हो जाएगा, इन दोनों का समेशन, बोलो 3r/8 प्लस 3r/4। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि 9/8। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8 और यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 5m, M से M कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x, हमारा कितना आ जाएगा 9r/4। लेकिन ये आया कहाँ से है, बोलो, ये आया है C1 से, फ्रॉम C1। हमको ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, बोलो ओरिजिन से फाइंड आउट करना है ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, यस यस यस, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं, एल की वैल्यू क्या है 9/8 r, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ ये 4 टाइम ये चला गया, तो ये क्या बचेगा x इज इक्वल्स टू 9/20r। ठीक है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी कहाँ से आ गई, फ्रॉम C1, ये हमारी आ गई फ्रॉम C1। फाइंड आउट हमको करना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम पॉइंट
सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है, ओ टू C1 की डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके C1 की डिस्टेंस कितनी है, 3r/4, 3r/4 को माइनस कर दोगे, ओ से आ जाएगा। यस, और 3r/4 में से ये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 3r/4 माइनस 9r/20। तो ये कितना आ जाएगा, 20, 15 माइनस 9r, कितना हो जाएगा, 3r/10। ये आ जाएगा आपका YC। बोलो यस और नो। समझ आया ये कैसे किया हमने? कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, कोऑर्डिनेट ही पूछा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,3r/10, है ना, एक्स पे ही तो है वो, सॉरी वाई एक्सिस पे। ये समझ में आया? राइट डाउन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, displacement of displacement of center of mass of a system of particle, system of particle। हम लोग क्या लिखते थे, फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो, गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग क्या किया करते थे, उसका जो आरसी वेक्टर हुआ करता था, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, वो क्या होता था, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इस तरह से हुआ करता था, यस और नो। और नीचे m1 प्लस m2, ये क्या होता था हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। बेटा खड़े होकर गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, करेक्ट, यस और नो, यस। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, सुनो, इफ डेल्टा r1 डेल्टा r2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m1 कॉमा m2 कॉमा इस तरह से, ये हमारे क्या है, दीज आर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मास m1 एंड m2। सपोज
हमारे पास कुछ मास है, सपोज एक दो टू पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, तो दोनों, जैसे सपोज ये एक मास m1 तो ये एक मास m2, ये मास m1 और ये मास m2, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने एक्सेल सिस्टम बना दिया। ये आपको बस ड्रॉ नहीं करना है, ये बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारा r1 बोलो, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा r2। अब मैंने क्या किया कि ये इस मास को मैंने मूव करवा दिया, मूव कोई दूसरी पोजीशन पे करवा दिया, यहाँ आ गया। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा डेल्टा r1, ये होगा। सपोज इसको मैंने मूव करवा दिया, यहाँ आ गया ये, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा r2। समझ में आ गया, इंडिविजुअल मास को हमने डिस्प्लेसमेंट कराया तो उसमें जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट आया उसको मैंने बोला डेल्टा r1 एंड डेल्टा r2, करेक्ट। तो हमारा इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ के बीच में हुआ करता था यहाँ, तो वो भी तो डिस्प्लेस हुआ होगा, तो उसकी नई पोजीशन पे पहुंच गया होगा, यस और नो। तो उस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट of center of mass of system of particle will be delta rc vector is equals to m1 delta r1 plus m2 delta r2 प्लस नीचे आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से। तो ये हमारा आ गया क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। ये चीज समझ में आई क्या, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी a body of mass 5 kg is placed at 5, 0 and another body of mass 10 kg is placed at 8, 0 full stop. If first body is displaced to 7, 0 and second body is displaced second body is displaced
टू 12,0 find displacement of center of mass of this system. क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या लिखा है, a body of mass 5 kg is placed at 5,0 and another body of mass 10 kg is placed at 8,0. तो जो पहली बॉडी थी वो अपनी नई पोजीशन पे आ गई 7,0 और जो सेकंड बॉडी अपनी नई पोजीशन पे आ गई 12,0. तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो सोल्यूशन, सपोज जो फर्स्ट बॉडी थी, फर्स्ट बॉडी वो हमारी कहां से कहां डिस्प्लेस कर गई, 5,0 से 7,0. यस और नो, यस और नो. तो यहां पर डेल्टा R1, देखो यहाँ पे y हमारा 0 है, तो डेल्टा R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा X1, क्योंकि x में शिफ्टिंग हो रही है. यस और नो. तो यहाँ पर या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर इसको हम, तो डेल्टा R1 ये हमारा क्या हो जाएगा, 7i कैप माइनस 5i कैप. बोलो 7i कैप माइनस 5i कैप इक्वल्स टू 2i. ये हमारा, ये क्या आ गया, डेल्टा R1 आया बेटा. ये क्या आया, डेल्टा R1 आ गया. ये हमारा डेल्टा R1 आ गया. ऐसे ही अगर मैं सेकंड बॉडी की बात करूं तो इनिशियली वो किस पोजीशन पे थी, 8,0. न्यू पोजीशन उसकी क्या है, 12,0. तो यहां से इसका डेल्टा R2 ये कितना आ गया, 12i कैप माइनस 8j कैप, सॉरी i कैप, 12i कैप माइनस 8i कैप इक्वल्स टू 4i कैप. तो ये सेकंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये हमारा फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. अब उसने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास का भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डेल्टा RC इक्वल्स टू M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 अपॉन M1 प्लस M1 क्या है हमारा 5 kg, डेल्टा R1 हमारा क्या है 2i कैप प्लस M2 क्या है हमारा 10 kg, डेल्टा R2 क्या है 4i कैप अपॉन 5 प्लस 10. ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 अपॉन 15 आई कैप. बोलो ये कितना हो जाएगा 25/3. सॉरी 5 ये 10/3 आई कैप. तो ये हमारा आरसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, मतलब एक्स एक्सिस में वो कितना शिफ्ट हुआ होगा 10/3 मीटर, 10/3 मीटर. ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ होगा 10/3
3 मीटर। क्लियर है ये? क्लियर है ये? अब इसी में अगर सपोज मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्या? तो यहाँ लिखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम जानते हैं, देखो हम टू पार्टिकल के लिए करेंगे और फिर इसको जनरलाइज करेंगे, है ना। तो हमको मालूम है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, क्या होता है? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ VCM, ये क्या हो जाएगा? d RC ओवर dt। ये होगा कि नहीं? बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी होगी कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m। इन जनरल VCM क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस ऐसे आगे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके समेशन अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में बात आई? यस और नो? तो अब देखो ध्यान से, इधर देखो पहले, है ना, पर टाइम दूंगा लिखने का। ये जो आपको दिख रहा है ना m1 v1, ये क्या है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। यस। तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं इसको ऐसे? VCM can be written as P1 plus P2 plus P3 plus upon M1 plus M2 plus M3। तो ये क्या होगा? टोटल मास ऑफ सिस्टम। बोलो, ये क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3, ये क्या है? टोटल मास ऑफ सिस्टम है कि नहीं? यस। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल मास m1 plus m2 plus m3 into VCM is equals to summation of momentum of individual particle। बोलो, ऐसे लिख सकता हूं क्या? समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। बोलो, यस और नो? यस। तो टोटल मास यहाँ पे इन जनरल में लिख रहा हूं शब्दों में, टोटल मास ऑफ सिस्टम into velocity of center of mass is equals to sum of momentum of
इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यही होगा। फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। करेक्ट? ये बात समझ में आ गई है ना? यहां तक लिख लिया कि नहीं लिखा? पहले वाली स्लाइड दिखाऊं? इसमें से जो नोट करना वो नोट करो, नोट कर लो। कर लिया? चलिए, अब एक चीज और बताओ मुझे, सुनो, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ a system of particle, acceleration of center of mass of a system of particle, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन? देखो VCM हमको मालूम है, बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज dVCM ओवर dt? बोलो, यस और नो? यस। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है, देखो ACM is equals to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 upon total mass m1 plus m2। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये क्या है? दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1। बोलो, है कि नहीं? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ पार्टिकल 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, दैट मींस दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 1, दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 2। करेक्ट? तो इन सभी फोर्स को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट फोर्स। बोलो, तो ACM इज इक्वल्स टू F नेट, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यस और नो? टोटल मास ऑफ सिस्टम। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा होगा? ये एक्सप्रेशन समझ में आया? आसान था? कोई भी परेशानी वाली बात नहीं? अब आप लोग सेंटर ऑफ मास के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सेंटर ऑफ मास में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वेदर इट इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ डिफाइन करने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज अगर आपको मिलेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था जिसमें क्या था, कोन और हेमिस्फीयर को कंबाइन करके उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था, उस टाइप के क्वेश्चंस। और एक टाइप के क्वेश्चंस और बच जाते हैं, उसमें से भी हम देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मास होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ मास। सपोज एक आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसमें से थोड़ा सा मास उसको हटा देगा, बोलेगा आप बताओ रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया। इस टाइप के क्वेश्चंस करे नहीं हमने, है ना? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जरा, राइट डाउन।
ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, देखो क्वेश्चन है हमारा, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, a uniform cylinder of height 2r and radius capital R, comma a hemisphere is cut, a hemisphere is cut as shown, a hemisphere cut as shown, find the center of mass of the remaining part, center of mass of remaining part। देखो एक सिलेंडर है हमारे पास, इस टाइप का एक सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में ऐसे देखो ध्यान से, एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, ये हेमिस्फीयर कट कर दिया, ठीक है, मतलब इस पार्ट को हटा ही दिया, समझ में आ रही है बात। अब ये हेमिस्फीयर इसमें से अगर मैं हटा दूंगा, वैसे इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो एग्जैक्टली सेंटर पे होना चाहिए था, यहाँ पर बोलो, लेकिन जैसे मैं ये पार्ट रिमूव कर दूंगा, इस पार्ट को मैंने जैसे मान लो रिमूव कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं शिफ्ट होना चाहिए। अरे कहाँ देख रहे हो, ऊपर देखो ना, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास था पहले, हाँ हाँ कर लो, मेरा ध्यान यहाँ पर है तो कुछ भी चल रहा है इधर, मैं बोल रहा हूँ, बोलने के बाद भी आप सुन नहीं रहे हो। देख लिया कि मैं आप ही को देख रहा हूँ, उसके बाद भी आखिरी की बात पूरी कर ली, सुनने की आदत हो गई है क्या? क्वेश्चन कैसे होगा? A uniform cylinder of height 2r and radius r, ये हाइट कितनी है 2r और रेडियस कितना है इसका, तो r रेडियस का ही हमने हेमिस्फीयर इसमें से कट किया होगा, बोलो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, थोड़ा सा हाइट ज्यादा बन गई है फिगर की, तो फिगर पे मत जाना। पहले इसमें से अगर ये पार्ट मैंने रिमूव नहीं किया होता, पहले अगर इसमें से मैंने ये पार्ट रिमूव नहीं किया होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता बताइए आप, आपसे ही बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का कहाँ होता, अगर इसका हमने रिमूव नहीं किया होता तो कहाँ होता, कोई बोलेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता बेटा, आप खड़े हो जाओ, सेंटर ऑफ मास का कहाँ होता बेटा, बोलो, मैं सुनाई नहीं दिया, इधर आओ, आगे आके बताओ, सेंटर पे, गुड। अगर मैंने रिमूव कर दिया, इधर आओ पहले, इधर आओ, हाँ, अगर मैंने रिमूव कर दिया तो किस तरफ शिफ्ट होगा,
बोलो कहाँ शिफ्ट होगा बेटा? सेंटर तो आपने सुन लिया, पता सेंटर भी नहीं था। अभी जो वार्निंग मैंने दी थी, किसको दी थी मालूम है ना आपको? थोड़ा सा ध्यान दो, हमको ये नहीं मालूम, टॉपिक हम खत्म करने को आ गए, बट हमको ये नहीं मालूम कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। आपको मालूम है मेरी तबीयत खराब है आज, प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में, क्लास लेने आया हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। हर दिन आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाऊं, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट कब करेंगे? फिजिक्स ऐसे ही हो जाता है क्या मजाक में? ये तो ट्रायल बेसिस पे मैं आज ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये ट्रायल बेसिस पे है। अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां खड़े होके क्लास लेनी है, तो मैं वहां खड़े होके लूंगा। ये इसका आप अननेसेसरी फायदा मत उठाओ, कि सर तो इधर देख ही नहीं रहे, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आपको सेंटर मालूम नहीं था ना, यही सेम बात कम से कम 3 बार से 3 से 4 बार अभी के अभी बैठे बैठे मैंने रिपीट करी, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही। एक बार अगर ध्यान से सुना भी होता ना, तो बेटा आपको आंसर मालूम होता। यस, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, एग्जैक्टली एट h/2। बैठो जाके। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, 2r। यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूंगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका सेंटर से किस तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में। यस। तो यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया जो सेंटर ऑफ मास जो हमारा शिफ्ट हुआ है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, इसके लेफ्ट वर्ड, यानी कि इस पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा है सी, इसको C1 लिख, ये जो C1 लिखा है मैंने, ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। यस। यस। और यहाँ पे ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सिलेंडर। यस। और ये जो है, ये हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारा, सॉलिड हेमिस्फीयर। ये सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, ये हमको मालूम है ना बेटा, कहाँ पर होता है, 3r/8। 3r/8 कहाँ से, उसके सेंटर से ना, बोलो, उसके बेस सर्कल के सेंटर से 3r/8 हाइट पर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया, ये सी पॉइंट ना इसके ऊपर आना चाहिए, है ना, क्योंकि हाइट तो 2 आ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, r, सी तक। तो ये अगर r हुई,
तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, चलो इसको दोबारा बना, ये होता है बेटा, अगर ध्यान नहीं रहे ना। देख, ये है हमारा हेमिस्फीयर, और इतना ये हेमिस्फीयर पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये है हमारा सेंटर। अब थोड़ा सही देखो, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अब दिख रहा है ये आपका सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर, और ये टोटल हाइट इसकी कितनी है, R। तो इस पार्ट को बेटा रिमूव करेंगे हम, इस पार्ट को अगर रिमूव करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पर बेटा बातचीत नहीं, यहाँ पर सपोज ये आ गया सेंटर ऑफ मास इसका, रिमेनिंग पार्ट का, और ये आ गया, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, और ये है सेंटर ऑफ मास किसका, हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो पॉइंट सी है ये किसका सेंटर ऑफ मास है, सिलेंडर का। जब उसमें से ये हेमिस्फीयर निकाला नहीं था तब ये सेंटर ऑफ मास सी पर था, करेक्ट। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास जो आपको दिख रहा है ना सी पॉइंट, है ना, अब मैं ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये, और जो हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास ये है। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लोगे ना आप लोग, 3r/8 यहाँ से है, यहाँ से आएगा यहाँ तक का डिस्टेंस 3r/8, तो सी से कितना हो जाएगा, r माइनस 3r/8, यस, 5r/8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आ जाएगा कितना, 5r/8, ये आएगा। अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैंने मान लिया क्या, x। ठीक है, अब एक चीज मुझे बता दो, सॉल्यूशन हमारा आप लोग कर सकते हो। एक बात बताओ, दो मास मैंने C1 और C2 पे रखे, दो मास मैंने C1 और C2 पे रखे, और उसका सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है क्या है, C। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है C1 से, तो हम 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। तो यहां से हम x फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग पार्ट का मैंने मास मान लिया m1, और इसका मास मान लिया मैंने m2, तो C1 हमारा कितना हो जाएगा, m2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 5r/8, बोलो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं क्या, डायरेक्ट मेथड, मैं सोच रहा था फॉर्मूले से करके डायरेक्ट बता देता हूँ, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या रिमूव हुआ, देख रहे हो कितना मेहनत है। देख, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी,
बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी हमारी? सेंटर ऑफ मास की हमारी डेफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन थी मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। यस और नो? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है x सेंटर से इस तरह में तो नेगेटिव लेंगे कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ -m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, बोलो ये कितना हमारा 5r/8, 5r/8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बड़े आराम से निकल आया कि नहीं? तो और m1 m2 को फाइंड आउट पहले करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए m1 m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिलेंडर हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म। यस और नो? तो सपोज टोटल वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का क्या था हमारा? वॉल्यूम। अच्छा m1 का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। v1 हमारा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, बोलो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमारा v1 कैलकुलेट हमने किया, कितना आ जाएगा? ये कितना है h हमारा? 2r। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr क्यूब, 2πr क्यूब माइनस 2/3 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा, ये आएगा। पक्का? 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2, हाँ ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया v1। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? v2 की वैल्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं इस पूरे को m मान लूं, इस पूरे का मास कितना है? m। तो v1 का मास कितना हो जाएगा? 2m। यस। तो m1 हमारा कितना आ जाएगा? m1 हमारा आ जाएगा 2m। और m2 हमारा कितना है? अगर अगर m2 को मैंने m मान लिया, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? v2 को अगर मैंने इतने वॉल्यूम को मैंने कितना मान लिया? m मास मान लिया, तो उसके डबल वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? 2m। होगा कि नहीं होगा? यस। समझ में आ रहा है ना बेटा? m1 हमारा क्या है? माइनस 2m इंटू एक्स प्लस m इंटू 5r/8। निकालो यहाँ से, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, x हमारा आ जाएगा 5r/60। ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ तो नहीं आया? तो इस तरह के आपसे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जैसे देखोगे ना शॉर्ट एग्जांपल, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास टॉपिक हमने आज किया कंप्लीट। सेंटर ऑफ मास टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब जरा मुझे मॉड्यूल दे दो। मॉड्यूल दे दो मुझे। ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है।
इसमें नहीं अच्छा दिखता। मॉड्यूल में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 193, पेज नंबर 193। मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक दिए थे करने को, एग्जाम्पल नंबर 7 तक मैंने दे दिए थे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 आपने देखा, बना क्या? बना क्या? बना तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। बना क्या? क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था ना। देखो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, अभी बन जाएगा। जैसे इसके से आज क्वेश्चन में कर लिया हमने, किया कि नहीं? जिसमें दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया था, फिर कॉमनली सेंटर ऑफ मास बताओ इसका कहाँ होगा, बोलो। यस, तो एग्जांपल नंबर 7, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, की सारी चीजें कर चुके हैं। अब आप लोग बड़े आराम से एग्जांपल नंबर 12 तक सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 12 तक अब आपको एग्जांपल देखने हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 12 और एक्सरसाइज में टिल क्वेश्चन नंबर 18, टिल क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन नंबर 18। कल के कोई डाउट तो नहीं है? यही नहीं, चेक करूंगा मैं भी। टिल क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद पीडीएफ, पीडीएफ है किसी के पास? पीडीएफ का प्रिंट है किसी के पास अभी? है क्या? पीडीएफ बताओ। सेम ही है, बट क्या है जो आपको 8 नंबर का वो दिया हुआ है ना, मैंने बताया था आपको कहां से आपको कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपको कंबाइंड करके दिया है रोटेशनल एंड थ्योरम, यहाँ आपको इंडिविजुअल पड़ी हुई सेम ही है, बट वहां पर आपको कंबाइंड सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चे 7 से तो कंफ्यूजन होगी ना, तो इसलिए वहीं से आप ओपन करो जो पीडीएफ नंबर 8 लिखी हुई है ना, तो चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ है। पीडीएफ नहीं, इसका स्प्रेड नहीं करवाया। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 16, इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है। पीडीएफ सेट 1 क्वेश्चन नंबर 16, पीडीएफ सेट 1 क्वेश्चन नंबर 16, पीडीएफ सेट 1 क्वेश्चन नंबर 16।